हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 23 अगस्त को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। द हिंदू से एक आर्टिकल लिया है, 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है डेथ एट वर्क। इस आर्टिकल में हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है मार्केट फैक्ट्स एंड फियर्स। इसमें हम ई कॉमर्स के ऊपर जो एक्विजिशंस लगाए जाते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग के, उस प्रीडेटरी प्राइसिंग कंसेप्ट को समझेंगे, जो आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है पावर प्ले। रिसेंटली तीस्ता रिवर में दोबारा से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया है, सो इसी के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है डेथ एट वर्क। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल में हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक, डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको ये पूछा जा सकता है। रिसेंटली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और अभी आंध्र प्रदेश के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और उसी के बारे में यहाँ आर्टिकल में डिस्कशन किया जाएगा। स्पेसिफिक रीज़न आर्टिकल में दिए हैं कि किस कारण से ये चीज़ें हुई हैं, तो अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस आर्टिकल के थ्रू बन जाएगा। अगर नॉर्मल आपको क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें हम जो है उसको एड्रेस करने के लिए अलग से फैक्टर्स पढ़ लेंगे विच कंट्रीब्यूटिंग टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एट वर्क। इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं, लीगल सेफगार्ड्स पूछ सकते हैं, कौन कौन से लॉज हैं जिसके थ्रू हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लीगल सेफगार्ड्स भी देख लेंगे। एक तरीके से पूरा मेंस का क्वेश्चन इस आर्टिकल के थ्रू हम तैयार कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, आखिर न्यूज़ में क्यों है। द ब्लास्ट एट फार्मा कंपनी एसेंशिया plant in the Achutapuram Special Economic Zone in Anakapalli district, Andhra Pradesh is the worst industrial accident in the region in the recent time. So, एक फार्मा कंपनी में एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ है जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है आंध्र प्रदेश के। लगभग 17 वर्कर्स की जान जा चुकी है और कई ऐसे वर्कर्स हैं जो कि इंजर्ड हो गए हैं। उसी दिन 10 वर्कर इसी SEZ में फायर एक्सीडेंट के कारण इंजरी सफ़र किए हैं। सेम SEZ की बात कर रहे हैं, सो सेम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपके 2 एक्सीडेंट हुए थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा, 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी बनाई गई थी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है 2005 में बनाया गया था। बेसिकली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये एक ऐसी टेरिटरी है जिसे आप फॉरेन टेरिटरी भी कंसिडर कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, इस टेरिटरी के अंदर जितनी भी कंपनी लगाई जाएगी वो सारा का सारा जितना भी प्रोडक्शन करेगी वो एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। बेसिकली उसे एक्सपोर्ट ही ये कंपनी कर सकती हैं। डोमेस्टिकली उस गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा नहीं जा सकता। SEZ के अंदर अगर कोई भी कंपनी अपनी कंपनी लगाती है तो उसे कई सारे टैक्स ब्रेक्स और टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं। उन्हें बहुत सारे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे वो सारा का सारा एक्सपोर्ट किया जाएगा। अगर वो डोमेस्टिकली ये गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करते हैं तो जितने भी कस्टम ड्यूटी बाकी कंपनी को देना पड़ता है जो कि SEZ के बाहर लगी, वो सारे कस्टम ड्यूटी उस गुड्स में लगाए जाएंगे। समझ में? सो ये आपका SEZ है। पहला SEZ कब बना था? 1965 में कांडला में। ठीक, कांडला गुजरात। तो ये थोड़े मोटे फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक, सो ये जो SEZ है ये आंध्र प्रदेश का, इसमें एक्सीडेंट हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। लास्ट ईयर ऑन जून 30 अ मैसिव एक्सप्लोजन रॉक्ड अ फार्मा प्लांट एट द सेम SEZ लीडिंग टू डेथ एंड इंजरीज। सेम
SEZ में लास्ट ईयर भी एक मैसिव एक्सप्लोजन हो चुका है और ये सब फार्मा प्लांट में हो रहे हैं। इसका मतलब जनरली जो फार्मा प्लांट होते हैं वहाँ पर ऐसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं जो इनफ्लेमेबल होते हैं। सो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है इस ऐसे केमिकल को यूज़ करना और फायर लगने के चांसेस भी होते हैं। अगर आपने प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए तो बहुत रिस्की ये सारे के सारे आपके केमिकल्स होते हैं। The Achutapuram SEZ, among the state largest SEZ, is home to the factories of more than 100 कंपनी। ठीक, सो जो SEZ की बात की जा रही है, अच्युतपुरम SEZ आंध्र प्रदेश का वन ऑफ द लार्जेस्ट SEZ है। लगभग 100 से अधिक कंपनीज यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्शन कर रही है। द रैश ऑफ द एक्सीडेंट रिवाइव मेमोरी ऑफ अनदर डेडली एक्सीडेंट ऑन May 7, 2020। May 7, 2020 को एक और डेडली एक्सीडेंट हुआ था, वो भी आंध्र प्रदेश में हुआ था, वाइजैक में हुआ था। और वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसके कारण हुआ था? स्टायरीन मोनोमर वेपर लीक हो गई थी। स्टायरीन, इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, प्लीज़ स्टायरीन के बारे में अलग से पढ़िएगा, कभी भी आपको पूछा जा सकता है। इट्स बेसिकली एक पॉलीमर यूनिट है ना, और ये स्टायरीन गैस के लीकेज के कारण लगभग 12 लोग मर गए थे आउटस्कर्ट ऑफ विशाखापट्टनम में। ठीक, ये विशाखापट्टनम के बाहरी एरिया में लगी इंडस्ट्री में इस तरह का एक्सीडेंट हुआ था। This accident raised serious question about the state of industrial safety in Andhra Pradesh, more specifically in स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये एक्सीडेंट हो रहे हैं तो चिंता तो होगी। आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और स्पेशली स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इस तरह के एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। जो इस पर्टिकुलर केस में जो वर्कर्स हैं उन्होंने कोशिश की थी कि जो लीकेज हो रहा है केमिकल का उसे प्लग किया जाए, रोका जाए। कौन से केमिकल का लीकेज हुआ है? मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर, इस केमिकल का लीकेज हुआ है। लेकिन इससे पहले कि लीकेज को प्लग किया जाता, रोका जाता, ये जो केमिकल है वो नीचे गिर गया और उसमें आग लग गई और उसके कारण ब्लास्ट हो गया और उसी के कारण ये इतने सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। MTB इज़ हाईली फ्लेमेबल एंड इट्स वेपर कैन कॉज स्किन एंड आई इरिटेशन। ठीक, सो MTB जो आपका केमिकल है बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है और इसके कारण आइज़ और स्किन इरिटेशन हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं जो ट्रेड यूनियन है वो क्या कह रहे हैं और इसके अगेंस्ट में बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। ट्रेड यूनियन एंड एक्टिविस्ट आर कॉलिंग फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट टू लेक्स मैनेजमेंट। तो जितने भी ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि भाई जो मैनेजमेंट है उन्हें स्ट्रिंजेंट, कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या फिर आंध्र प्रदेश में कहीं भी, सबका सेफ्टी ऑडिट किया जाए ताकि इस तरह की चीज़ें दोबारा से नहीं हो। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। अ की कंप्लेंट इज एग्जम्पशन फ्रॉम गवर्नमेंट inspection given to units in SEZ and export processing zone in 2016 order that brought into force the system of online inspection. This exemption will apparently apply to high risk one also such as pharma and chemicals in special economic zone. 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्जम्पशन दिया था, जो इंडस्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगाई जा रही है उन इंडस्ट्री में सरकार के द्वारा इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा। और ये जो एग्जम्पशन था ये हाई रिस्क कंपनीज़ को भी दिया गया था, जैसे कि फार्मा कंपनीज़ हो गई, केमिकल वाली कंपनी हो गई, उन्हें भी ये एग्जम्पशन दिया गया था। एक और एग्जम्पशन दिया गया था, अनदर इज़ द एग्जम्पशन फ्रॉम इंस्पेक्शन गिवन टू मीडियम रिस्क इंडस्ट्री विच कैन सेल्फ सर्टिफाई बेस्ड ऑन थर्ड पार्टी ऑडिट्स रिगार्डिंग कंप्लायंस विथ सेफ्टी नॉर्म्स। सो एक और जो एग्जम्पशन था वो मीडियम रिस्क इंडस्ट्री के लिए दिया गया था। उसमें ये कहा गया था कि ये लोग इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी से करा सकते हैं और वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, गवर्नमेंट के इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हाई रिस्क में तो फिर भी ऑनलाइन इंस्पेक्शन होता था और ऑनलाइन इंस्पेक्शन कौन डिसाइड करता था? इंडस्ट्री वाले ही डिसाइड करते थे जब उनको लगता था कि हाँ ठीक है अब हम तैयार हैं। कोई भी सरप्राइज इंस्पेक्शन नहीं होता था पहले की तरह, वरना पहले जो लेबर इंस्पेक्टर हुआ करते थे वो कभी भी छापा मार देते थे और सारी चीज़ें जो है देखा करते थे कि प्रॉपर जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। सरकार ने ऐसा मूव क्यों लिया? सरकार की मंशा बहुत अच्छी थी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना, ताकि इंडस्ट्री का जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो कम हो सके। सो इंटेंशन वॉज वेरी गुड।
लेकिन लोग तो लूपहोल्स का जो है एक्सप्लॉइट करते ही करते हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा किया गया, ब्राइबरी बहुत ज़्यादा दी गई, और जिसके कारण जो सेफ्टी प्रोटोकॉल थे उसको इग्नोर किया। ठीक है, पैसे दे दिए, बोले ये कमी, अरे कोई बात नहीं, आप ये पैसे रखो और आप तो ये जो है हमें बढ़िया रिपोर्ट दो और हमारी इंडस्ट्री ऐसी चलनी चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हुई और इसी के कारण स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपका क्या हो रहा है, जो एक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ चुके हैं। ये आपके स्पेसिफिक रीज़न हो जाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली एस जेड में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्यों बढ़ गए हैं तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। आप जनरल रीज़न लिखोगे नंबर मिलेंगे, लेकिन स्पेसिफिक रीज़न लिखोगे तभी आपको सही आंसर माना जाएगा और सही नंबर आपको मिलेंगे। सो इंटेंशन बढ़िया था, लेकिन ये सीरीज़ ऑफ एक्सीडेंट हो रहे हैं तो एक ब्रॉडर प्रोब की ज़रूरत है, एक जांच करने की ज़रूरत है। जितने भी आंध्र प्रदेश में ऐसे SEZ हैं वहाँ पर, और जो भी लूप होल्स हैं उसे फिक्स करने की ज़रूरत है। जब तक कि स्विफ्टली जस्टिस नहीं होगी, इस तरह के एक्सीडेंट और होंगे। जो मैनेजमेंट है वो इसी तरीके से करप्शन करके काम चलाता रहेगा। सो स्विफ्टली पनिशमेंट इज़ अ की। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अगर जनरल आपको क्वेश्चन आ जाता है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को, वो देख लेते हैं। सबसे पहला रीज़न है इनएडिक्वेट रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग। तो ये तो एकदम नॉर्मल है, रेगुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, उसके कारण इस तरह के इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो रहे हैं। प्रॉपरली सेफ्टी ऑडिट नहीं हो पाता है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव केमिकल रिस्क डेटाबेस हिंडरिंग हजार्ड असेसमेंट। एक कॉम्प्रिहेंसिव केमिकल रिस्क डेटाबेस नहीं है। एक आपके पास केमिकल डेटाबेस होना चाहिए कि कौन सा केमिकल किस इंडस्ट्री में है। अगर ये डेटाबेस रहेगा तो हजार्ड असेसमेंट करना आसान रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण हजार्ड असेसमेंट नहीं हो पा रहा है और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है वो आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इनसफिशिएंट वर्कर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। जो वर्कर हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है कि अगर कुछ इश्यूज़ हो जाएंगे तो उन्हें किस तरीके से एक्ट करना है। ना कोई मॉक ड्रिल, नथिंग, किसी तरह की चीज़ें नहीं कराई जाती, उनको अवेयरनेस नहीं होती है और इस पे जो मैनेजमेंट है वो खर्चा ही नहीं करता है। इसके कारण जो सेफ्टी है उनकी वो खतरे में पड़ जाती है। नेक्स्ट है पुअर इन्वेस्टमेंट एट वर्कर सेफ्टी, है ना। जो प्रोटेक्टिव गियर दिए जाने चाहिए वर्कर्स को वो चीज़ें, इक्विपमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं, उस पर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो रिस्क है, वर्कर की जान को जो खतरा है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट है लैक ऑफ मेंटेनेंस। जो प्लांट है उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उसे बार बार चेक करना पड़ता है, उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर कुछ भी ख़राब हो रहा है तो उसे रिप्लेस करना है। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो ऐसे में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पुरानी हो जाते हैं प्लांट और कई बार जो है लीक का खतरा उसमें बढ़ जाता है। सो मेंटेनेंस कराना बहुत ज़रूरी है और इस पे भी जो प्लांट वाले मैनेजमेंट होता है वो ढील देते हैं और ख़र्चा नहीं करते हैं। सो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हो जाएंगे जिसके कारण इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, है ना। ये जनरल आपके फैक्टर्स हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या लीगल सेफगार्ड्स हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल लीगल सेफगार्ड देख लेते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030। इसके पहले ह्योगो प्रोटोकॉल हुआ करता था 2000 से 2015 के बीच में। सो सेंडाई फ्रेमवर्क भी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है। इसके ऊपर यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ह्योगो प्रोटोकॉल और सेंडाई फ्रेमवर्क के बीच का डिफरेंस आया था। नेक्स्ट क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसबाउंडरी इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट 1992 में यह आया था। नेक्स्ट है आपके जो इंडिया में जो लॉज हैं उसकी बात कर लेते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, PALIA, है ना। ये एक्ट का पर्पस क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इंडस्ट्री इंश्योरेंस करा कर रखेगी। ऐसे में जो इंजरी वर्कर्स होते हैं उन्हें पैसा मिल जाता है, मैनेजमेंट को या कंपनी को पैसा नहीं देना पड़ता है। सो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट आपका हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 1989। ये 1989 में रूल बनाए गए थे और ये EPA एक्ट के अंदर ही ये रूल बनाए गए हैं 1986 के। और आपका लास्ट है NDA गाइडलाइंस फॉर केमिकल्स, ठीक, रिलेटेड
हज़ार्ड। सो केमिकल रिलेटेड हज़ार्ड के लिए एनडीएमए ने अलग से गाइडलाइन बनाकर रखी है। एनडीएमए का फुल फॉर्म तो पता है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर ये अथॉरिटी बनाई गई है और ये बहुत सारे गाइडलाइंस देती है। ठीक, सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मेंस में टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, आप लोग आंसर लिखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आप लोग आंसर नहीं लिख रहे हैं, आंसर लिखने का ट्राई करिए। अगर आप शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ग्रुप पे अपने आंसर भी शेयर करिए। मैं आपको उसमें जो भी मुझे लगेगा कि कमी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो अच्छी चीज़ होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, रिव्यू करके मैं आपको दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है मार्केट फैक्ट्स एंड फियर्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीडेटरी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। प्रीडेटरी प्राइसिंग आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो इस टर्म्स को अच्छे से समझेंगे, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं वो भी अच्छे से समझेंगे। इम्पैक्ट आपको मेंस में पूछा जा सकता है। शुरू करते हैं आर्टिकल, कंटेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले। ऑन वेडनेसडे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल रेज द इशू ऑफ प्रीडेटरी प्राइसिंग बाय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल डिसरप्शन एज देयर रैपिड ग्रोथ could adversely impact million of small retailer across the country। सो जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने प्रीडेटरी प्राइसिंग का मुद्दा उठाया है। कौन कर रहा है प्रीडेटरी प्राइसिंग? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक, ये सब आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो इनके अगेंस्ट में प्रीडेटरी प्राइसिंग लगाने के आरोप लगाए गए हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, जो बहुत छोटे छोटे स्मॉल रिटेलर्स हैं, अपने दुकान वाले हैं, उनका धंधा एडवर्सली इम्पैक्ट, उनका धंधा बंद भी हो सकता है और एडवर्स इम्पैक्ट भी उनके ऊपर पड़ सकते हैं। ठीक, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया हैव बीन in the regulatory glare for some time now. In 2020, the Competition Commission of India had initiated an investigation against Amazon and Flipkart over the allegation of deep discounting and practice of preferred sellers. So, काफ़ी समय से जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी नज़र उन्हीं के ऊपर है। जैसे कि 2020 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट में। उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसके कारण जो छोटे दुकानदार होंगे उनकी दुकान उतनी ज़्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन स्विच कर जाएंगे। तो ये जो डीप डिस्काउंटिंग दी जा रही है, इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं और ये बेसिकली प्रेडेटरी प्राइसिंग का एग्जाम्पल है। इसी तरह के एलिगेशन ई कॉमर्स फर्म शॉपी और टैक्सी एग्रीगेटर ओला के ऊपर भी लगाए गए थे कि ये लोग भी प्रेडेटरी प्राइसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बाद में कंपटीशन कमीशन ने इसे डिस्कस कर दिया। अब प्रेडेटरी प्राइसिंग होती क्या है इसे समझना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से समझेंगे। प्रेडेटरी प्राइसिंग इन्वॉल्व सेलिंग गुड्स और सर्विसेज एट अ प्राइस लोअर देन देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसे इतने सस्ते में आप बेचें, इतने के सस्ते में कि जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअल है आप उससे कम में बेच रहे हैं। बेसिकली अगर बचपन का कंसेप्ट है और तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला। सो अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपये है, लेट्स से चाय का, और सेलिंग प्राइस अगर हम उसे बेच 95 रुपये हैं में है तो इसे प्रीडेटरी प्राइसिंग कहेंगे। ठीक, सेलिंग प्राइस इज लेसर देन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस बेसिकली हम कुछ एड ऑन करते हैं मार्जिन और उसके बाद फिर हम उसे बेचते हैं। लेट्स से कि अगर 105 रुपये सेलिंग प्राइस है तो आप 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 5 रुपये मुनाफा होगा दुकानदार को। अब दुकानदार 100 में खरीदेगा, 95 में तो कभी नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा? उसको नुकसान हो जाएगा। वो क्यों बेचेगा? दुकानदार जो अपने छोटे छोटे रिटेलर दुकानदार होते हैं, जो अपने किराने वाले होते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं बेचेगा चाय को। लेकिन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में प्लेटफॉर्म के अंदर जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वाले हैं वो दुकानदार जो भी उसमें लगा रहा है उनको बोल रहे हैं कि तुम 95 में बेचो, हम 10 रुपये तुमको तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल के देते हैं। तो अब अगर दुकानदार जो अमेज़ॉन प्राइम में बेच रहा है उसे 105 मिल रहे हैं तो उसे फ़र्क क्या पड़ता है? उसको जो 10 रुपये है वो कौन दे रहा है? अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वाले दे रहे हैं। अब ये 10 रुपये अभी तो उसको मिल रहे हैं, बाद में क्या होगा जब जो दुकानदार हैं छोटे छोटे आपके किराने वाले, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, सिर्फ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के थ्रू ही आपको जो है सारे की सारी चीज़ें खरीदनी होगी, तब क्या हो जाएगी? मोनोपोली हो जाएगी। और मोनोपोली हो जाएगी तो उसके बाद प्राइस कौन डिसाइड करेगा? अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वाले करेंगे। जो चीज़ 105 रुपये में आ रही थी
इनिशियली उसे आपने 95 खरीदा, बहुत सारे फर्म्स, बहुत सारी छोटी दुकानें बंद हो गई, अब ये दोनों डिसाइड करके इसकी कॉस्ट 120 रुपये रखेंगे। अब आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। सो ये बेसिकली जो मार्केट में आपके जो छोटे फर्म्स होते हैं उन्हें बिजनेस से बाहर करने के लिए बड़े फर्म ये टेक्निक अपनाते हैं। चाइना भी यही टेक्निक अपनाता है, जनरली प्रिडेटरी प्राइसिंग रखता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी कम दाम पर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है। एक बार बाकी फर्म बिजनेस से बाहर हो गए, उसके बाद उसकी मोनोपोली हो गई, उसके बाद फिर वो मुनाफा कमाना शुरू करता है। सो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रिडेटरी प्राइसिंग कंसेप्ट बोलते हैं। कंज्यूमर को फ़ायदा होगा शॉर्ट टर्म में जब प्राइसेस कम होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में जब मोनोपोली हो जाएगी तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो प्रेडेटरी प्राइसिंग लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत ख़राब है। However, considering the dynamics of online pricing, the cost structure of this platform, and the advantage that economic of scale tend to offer, determining if the firm has engaged in predatory pricing is not a straightforward exercise. लेकिन जो आपके ऑनलाइन प्राइसिंग है उसके डायनामिक्स को समझना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपके किराने वाले होते हैं वो जनरली आसपास के एरिया के लिए ही बेच रहे हैं, लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पूरा इंडिया कवर किया जा रहा है। सो यहाँ पर जो दुकान लगा रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, और जब बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करेगा तो हो सकता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो जनरली 100 हुआ करती थी वो 90 रुपये हो जाए और फिर वो 95 रुपये में बेच रहा हो। सो हम लोग ये पता नहीं लगा सकते कि ये जो प्राइसिंग कम हुई है ये इकोनॉमिक ऑफ स्केल प्रोडक्शन, बल्क प्रोडक्शन के कारण हुई है या फिर प्रेडेटरी प्राइसिंग के कारण हुई है। इसके अलावा जो आपके छोटे दुकानदार होते हैं अगर शॉप नहीं खोलते हैं तो कई दिन तक डिस्काउंट देते हैं, और ब्रिक और मोटार स्टोर्स जैसे कि आपके जॉन प्लेयर का स्टोर हो गया, आपका लिवाइस का स्टोर हो गया, और जितने भी ब्रांड वाले स्टोर हो गए, ये अपना जो स्टॉक होता है उसको ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं। आपने देखा होगा है ना, सेल लगती रहती है, इंडिपेंडेंस डे के समय सेल लगती है, फरवरी के समय में सेल लगती है, सब इनका स्टॉक पुराना हो जाता है, इन्हें माल निकालना है तब भी ये डिस्काउंट देते हैं। ठीक, सो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले ही एक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। रिसेंटली जो पहले इंडिया फाउंडेशन है उनके अगेंस्ट में गोयल जी ने, जो आपके मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये प्रेडेटरी प्राइसिंग का इशू उठाया था। उन्होंने इस फाउंडेशन ने कई सारे काउंटर आर्गूमेंट्स दिए हैं, ऐसा डेटा प्रेजेंट किया है जिसमें बताया कि भाई हम कोई प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं कर रहे हैं। एज पर द रिपोर्ट, वाइल द ई कॉमर्स इज इंडियन ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस, इट कंप्राइज ओनली 7.8% ऑफ टोटल रिटेल सेल्स। ई कॉमर्स बढ़ तो रहा है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखें तो जितनी रिटेल सेल हो रही है उसमें केवल 8% ई कॉमर्स से हो रही है, बाकी 92% अभी भी हम किराना दुकान से ही ले रहे हैं। ये 2022 का डेटा है। द रिपोर्ट एस्टिमेट दैट 1.76 मिलियन रिटेल एंटरप्राइजेस टेक पार्ट इन ई कॉमर्स एक्टिविटी इन इंडिया, with the online vendors generating 15.8 billion jobs including 3.5 million for women। लगभग 1.86 मिलियन रिटेल एंटरप्राइजेस हैं जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा 15.8 मिलियन जॉब क्रिएट हुई है, और उसमें महिलाओं के लिए 3.5 मिलियन जॉब, 35 लाख जॉब इसके थ्रू क्रिएट हुई है। A significant share of e-commerce vendors surveyed in the report said their sales and profit have increased after they start selling online। जब सर्वे किया तो जो आपके स्ट्रीट वेंडर हैं जो कि ई कॉमर्स में आ गए हैं, बहुत सारे दुकानदार, छोटे दुकानदार ई कॉमर्स में आ गए हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई प्रॉफिट बढ़ गया है, उनकी सेल्स भी बढ़ गई है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अब ये छोटी सिटी में भी इसका इंटीग्रेशन होते जा रहा है। जो स्मॉल वेंडर्स हैं स्मॉल सिटीज़ के, वो भी अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। सो अगर हम देखें तो जो एक्विजिशंस लगाए जा रहे हैं और जो फैक्ट्स हैं दोनों ही काफ़ी डिफरेंस है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ई कॉमर्स मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। विथ मोर एंड मोर कंज्यूमर एंड बिजनेस ऑन बोर्डिंग सच प्लेटफॉर्म, द कॉम्पिटिशन कमीशन शुड एंश्योर दैट द फर्म्स डू नॉट इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस। ठीक, सो जो आपका कंपटीशन कमीशन है
जो 2002 के एक्ट से बनाया हुआ है। इस कंपटीशन कमीशन को यह इंश्योर करना चाहिए कि भाई कोई भी फर्म अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है और सारे फर्म्स के लिए फेयर प्ले और लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए प्राइसिंग से रिलेटेड, और असिमेट्री वाली इन्फॉर्मेशन कम से कम होना चाहिए, छुपी हुई इन्फॉर्मेशन कम से कम होना चाहिए। अगर प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाएगी तो कंपटीशन प्रमोट किया जा सकता है। ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो प्रेडेटरी प्राइसिंग था। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है पावर प्ले। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 ज्योग्राफी से रिलेटेड आर्टिकल है। डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 से रिलेटेड आर्टिकल है। लास्ट मंथ हमने देखा था वायनाड में लैंडस्लाइड हुई थी, उससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। रिसेंटली ट्यूसडे को सिक्किम में दोबारा से लैंडस्लाइड हुई है, जिसके कारण 6 हाउसेस डैमेज हुए हैं। उसके साथ साथ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन तीस्ता 5 हाइड्रो पावर स्टेशन गैंगटॉक में ये भी डैमेज हुआ है, इसकी बिल्डिंग भी डैमेज हुई है। कोई कंपैरिजन नहीं है जो वायनाड में हुआ है उससे, क्योंकि ये जो केस था जो अभी ट्यूसडे को हुआ है लैंडस्लाइड, इसमें किसी की भी जान या फिर किसी तरह की इंजरी अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, अगर कोई बच्चा हो जो लास्ट ईयर में फॉलो कर रहा हो या फिर जो लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, लास्ट ईयर भी साउथ लोनाक ग्लेशियर नॉर्थ सिक्किम में एक लैंडस्लाइड आया था और उसके कारण ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिला था और काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग था ये। उस समय जो तीस्ता 3 पावर स्टेशन था वो पूरी तरीके से ग्राउंडेड कर दिया गया, उसमें बहुत ज़्यादा जो है उसको डैमेज किया था तीस्ता 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को, जो जिसकी कैपेसिटी लगभग 1200 मेगावाट है और तीस्ता प्रोजेक्ट का ये सबसे बड़ा प्लांट था। अभी जो तीस्ता 5 है ये 510 मेगावाट का है और अभी ये भी नॉन फंक्शनल है जब से ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ है। सो लास्ट ईयर जो आपका डिज़ास्टर हुआ था उसके कारण आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। अब अगर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैमेज होता है तो इससे फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो रिस्क बहुत ज़्यादा इन आपके जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तीस्ता में। ठीक, अब तीस्ता के बारे में बात कर लेते हैं। तीस्ता एज अ रिवर, ये रिवर जो है ना, चूँकि बहुत ज़्यादा स्लोप और अनड्यूलेटिंग टेरेन से आती है तो हर कोई यहाँ पर क्या लगाना चाहता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाना चाहता है, क्योंकि काफ़ी स्पीड से ये पानी आता है, इसके थ्रू बिजली बनाई जा सकती है। तो इनिशियली जब से आज़ाद हुए हैं तब से कई सारे प्रपोजल यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के दिए गए हैं। लगभग 47 पावर प्रोजेक्ट के प्रपोजल आ चुके हैं, लेकिन अगर करंट में देखें तो केवल 5 प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं और 16 ऐसे हैं जो वेरियस स्टेज ऑफ कंसिडरेशन में है। जो तीस्ता रिवर है वो कहाँ ओरिजिनेट होती है, सोलामो लेक में, नॉर्थ सिक्किम के तरफ एकदम हाइट में 5280 मीटर के एलिवेशन पर ये रिवर ओरिजिनेट होती है। तीस्ता रिवर के ऊपर ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा से पूछा जा सकता है। उसके बाद 150 किलोमीटर के आसपास ये जो रिवर है वो सिक्किम में ट्रेवल करती है, 123 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद फिर बांग्लादेश में एंटर करके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। Through the decades, several companies have bid for the project, auction out by the state government, but the process has rarely been without complication. It has been complicated exercise in balancing the environmental risk, cost of properly insuring for those risks, public perception and aiming for profit. So बहुत सारे जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी, उन्होंने ये प्रोजेक्ट लेने के लिए बिड लगाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक एनवायरमेंटल रिस्क बढ़ने के कारण, साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवरऑल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और पब्लिक परसेप्शन जनरली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या फिर आपके जो डैम होते हैं उसके अगेंस्ट में पब्लिक परसेप्शन भी रहता है कि भाई ये जो डैम बन रहा है ये रिस्की, अगर कहीं टूट गया तो हम बह जाएंगे, और बहुत सारे लोगों की लैंड ली जाती है। सो इस तरह की कई सारी रिस्क होने
होने के साथ साथ जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा आना चाहिए। ऐसे में जो कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कई बार मटेरियल क्वालिटी गिरा देती है, या फिर जो डैम बनना चाहिए वो डैम नहीं बनाती है। जैसे कि तीस्ता का जो तीस्ता 3 प्रोजेक्ट है, वहाँ पर जो डैम बनाया गया है वो कंक्रीट फेस्ड रॉक फिल्ड डैम है, जबकि यहाँ पर कौन सा डैम बनना चाहिए था, कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनना चाहिए था, और इसी कारण से ये डैम पूरी तरीके से टूट गया है। जो आपका ग्रेविटी डैम होता है उसमें सारा का सारा चीज़ें कंक्रीट से बनता है, पूरा कंप्लीट कंक्रीट से बनाया जाता है। जो रॉक फिल है उसमें बॉर्डर पे रॉक बनाई जाती है और बीच में कंक्रीट डाल दिया जाता है। जो कंक्रीट वाला पोर्शन है वो तो ठीक रहता है, लेकिन ये जो रॉक वाला पोर्शन है ये परमिएबल पोर्शन होता है, इसमें पानी अंदर बहने के चांसेस होते हैं, और इसी के कारण ये रॉक वाले पोर्शन के कारण पूरा का पूरा डैम आपका बह गया है इस केस में। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। प्रॉपरली जितनी भी कॉस्ट है उन्हें प्राइवेट सेक्टर को बताएं, प्रॉफिट कितना हो सकता है उन्हें वो क्लियर बताएं, उसके बाद ही प्रोजेक्ट को दिया जाए, ताकि उनको ये लगे कि भाई प्रॉफिट है तभी वो करें, अगर नहीं तो फिर वो ना करें। इस तरीके से जो क्वालिटी है आपके डैम कंस्ट्रक्शन की वो नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। और अभी जब क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा है, इतने एक्सट्रीम इवेंट हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।